Hello everyone, I am Nidhi Gupta and I welcome you all on this study platform of SWPM classes. तो जैसा कि मैंने अनाउंस किया था कि मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ एक क्वेश्चन सीरीज जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको आपकी स्टेटस के लिए अवेयर करेंगे कि आपका स्टेटस क्या है इन योर स्टडीज। ओके, तो उसी सीरीज की आज फर्स्ट लेक्चर है एंड फर्स्ट सेशन कह सकते हैं, फर्स्ट लेक्चर कह सकते हैं। और उस सेशन को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक सी डिस्कशन आपके साथ करना चाहूंगी। कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप किसी ना किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हो सकता है कि आप किसी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम लाइक सीयूईटी पीजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे जिसमें आपको एमएससी में एडमिशन चाहिए फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज सेंट्रल्स की, राइट। हो सकता है आप टीजीटी पीजीटी के लिए एंट्रेंस के लिए तैयारी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर अदर कोई भी एग्जाम के लिए जिसका बॉटनी एक पार्ट है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि आप चाहे कितने भी बड़े एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, अच्छी बात है, वहां पे आपको एडवांस लेवल के लिए पढ़ना होता है, लेकिन हमेशा एडवांस के लिए भी केवल वही पढ़ सकता है जिसको बेसिक नॉलेज होती है। अगर आपकी बेसिक्स क्लियर होते हैं तभी आप एडवांस की तरफ जा सकते हैं। तो माय पॉइंट इज कि ये सीरीज आपको आपके स्टेटस का बताएगा कि आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो। वो आपके क्वेश्चन के आंसर देने के तरीके पे डिपेंड करेगा। आपको देखना होगा कि आप क्या उस क्वेश्चन में गिवन 4 ऑप्शंस को पूरी तरह से डिकोड कर पा रहे हो। अगर आप कर पा रहे हो और इजीली उन क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हो देन आपको अपने आप में सेटिस्फेक्शन होगा, यस माय बेसिक्स आर क्लियर एंड मैं एडवांस लेवल पे जाने के लिए रेडी हूँ इस टॉपिक में। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे पा रहे हो, दैट मीन्स कि आपके बेसिक्स पे ग्रिप नहीं है आपकी। तो उसके लिए जरूरी है कि आपको अपना बेसिक क्लियर करना होगा। तो ये चीज आपको कैसे पता लगेगी कि आप आउट ऑफ द ऑल 6 क्वेश्चंस आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो। अगर आपको लगता है आप आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस टोटल अटेम्प्ट कर पा रहे हो देन यू आर वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है आप 6 में से अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो देन यू आर बेटर। बट अगर आपको लगता है आप केवल 3 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो देन आपको अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है। ठीक है, तो यही है मेरी चीज बताने के लिए आपको कि आपको आपका स्टेटस अपने क्वेश्चन का आंसर देने के तरीके से पता लगेगी कि आप कहाँ पे लाई करते हो। ओके, और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है और आपको चीजों को और डिटेल्स में जानना है तो आप हमारे प्ले स्टोर से जाके इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है स्टडी विद पूजा मित्तल। और आपको डिटेल्ड एंड वेल मैनर्ड तरीके से चीजों का पता लगेगा, आपको हर चीज वहां पे दी जाएगी जो आपके लिए रिक्वायर्ड है आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम just let's get started with our today's lecture and today's questions जिसमें हमारे अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस रहेंगे और उनमें से एक आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन भी रहेगा। ओके, तो मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ फर्स्ट क्वेश्चन और देखना कि आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं। और ये एक रिकॉर्डेड सेशन है, हो सकता है आने वाले टाइम में हम लाइव सेशंस भी करें। तो आपको क्या करना है, जिस टाइम पे मैं क्वेश्चन दूं तो मेरे आंसर्स बोलने से पहले आप वहीं पे वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए कि कहाँ पे आप क्या आप उन क्वेश्चंस को डिकोड कर पा रहे हो। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। और लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज शॉर्ट लेक्चर ऑफ क्वेश्चन सीरीज। ओके, वेट फॉर अ व्हाइल। ओके, so here is our first question. Our first question is mycorrhiza exhibits the phenomena of option A commensalism, B mutualism, C competition and option D parasitism. तो आंसर हो सकता है आपको लगे कि बहुत ज्यादा इजी है तो आप बिल्कुल एकदम से दे सकते हैं, लेकिन आपको जानना होगा कि क्या आप इन चारों आंसर्स को, चारों ऑप्शंस को डिकोड कर पा रहे हैं। तो मैं 5 सेकेंड्स काउंट करूंगी एंड आप पॉज करके जितना आपको मालूम है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें या फिर अपनी नोटबुक में जरूर लिखें कि क्या मैं इनको आंसर कर सकता हूँ। व्हाट इज कॉमेंसलिज्म, व्हाट इज म्यूचुअलिज्म, व्हाट इज कॉम्पिटिशन, व्हाट इज पैरासिटिज्म। ओके, so the correct answer of this question is
म्यूचुअलिज्म। चलिए अब इसका आंसर डिस्कस करते हैं। हमने बोला माइकोराइजा एग्जिबिट द फिनोमिना ऑफ म्यूचुअलिज्म। माइकोराइजा क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो माइकोराइजा क्या होता है, आपने दो टर्म सुनी होंगी। एक आपने सुना होगा लाइकेंस के बारे में, एक मिनट, एक आपने टर्म सुनी होगी लाइकेंस और एक टर्म होती है माइकोराइजा। ठीक है, तो लाइकेंस तो होता है सिम्बायोटिक, दोनों ही लाइकेंस की बात करें या माइकोराइजा की बात करें, दोनों ही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स होती हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है, जब दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं, डिफरेंट कम्युनिटी के हुए डिफरेंट स्पीशीज जो हैं, वो साथ में आके एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं या फिर कुछ इस तरह की चीजें करें कि वो आके साथ में रहते हैं। बेनिफिट नहीं, नॉन बेनिफिट या हार्म करना, ये सब बात की बातें हैं। बस हम कहें कि वो साथ में रहते हैं, देन वो एक तरह का रिलेशनशिप शो करते हैं जिसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। तो लाइकेंस एंड माइकोराइजा उसी का एक एग्जाम्पल है या उसी का एक टाइप हम कह सकते हैं। लाइकेंस सब जानते हैं कि लाइकेंस में एल्गी एंड फंजाई आपस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप परफॉर्म करते हैं। इसमें एल्गी जो है वो बीइंग फोटोसिंथेटिक क्या करती है, फूड प्रिपेयर करती है, एंड फंजाई जो होता है वो एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करने का काम करता है। इसी तरह अगर माइकोराइजा की बात करें तो माइकोराइजा जो है यहाँ पे फंजाई जो होती है, वो जो रूट्स होती हैं हायर प्लांट्स की, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स जो होती हैं उनके साथ सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो करते हैं। ठीक है, जब फंजाई हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ क्या करते हैं, फंजाई हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन शो करते हैं, तो उस रिलेशनशिप में जो वो फंजाई होते हैं हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ, उसको हम माइकोराइजा बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें अदर 3 ऑप्शंस की, जिसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉमेंसलिज्म मेंशन है, इसके अलावा कंपटीशन, इसके अलावा पैरासिटिज्म की बात करें तो पैरासिटिज्म तो आप सब जानते हैं। पैरासिटिज्म में क्या होता है, ये सब भी क्या होते हैं, ये म्यूचुअलिज्म, कॉमेंसलिज्म, कंपटीशन, पैरासिटिज्म, ये सब भी क्या है, ये सब के सब क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि इसमें रहने वाले दोनों ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आपस में फायदा ही हो उन दोनों को, या फिर दोनों को नुकसान ही हो। तो इस तरह से होती है। अगर म्यूचुअलिज्म की बात करें, जैसे कि हमने लाइक इन माइकोराइजा में देखा, तो यहाँ पे रहने वाले दोनों ही ऑर्गेनिज्म जो हैं वो प्रॉफिट में रहते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिज्म ए हो या बी हो, दोनों को ही प्रॉफिट होता है। सो हम पॉजिटिव साइन से इसको डिनोट कर रहे हैं। अगर मैं कॉमेंसलिज्म की बात करूं तो ये एक इस तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जहां पे एक ऑर्गेनिज्म, सपोज ये ऑर्गेनिज्म ए है और ये ऑर्गेनिज्म बी है, तो आपको ये मान के नहीं चलना, मतलब ये होता ही है। कॉमेंसलिज्म में क्या होता है कि जो एक ऑर्गेनिज्म होगा उसको हमेशा फायदा होगा, और एक ऑर्गेनिज्म जो होगा उसको नीदर प्रॉफिट नॉर नॉन बेनिफिट, यानी ना तो उसको कोई हार्म ही होगा ना ही उसको कोई प्रॉफिट ही होगा। एक ऑर्गेनिज्म को हमेशा हमेशा प्रॉफिट होगा और एक को ना फायदा होगा ना ही नुकसान होगा। ठीक है, जबकि अगर मैं बात करूं कॉमेंसलिज्म के ऑपोजिट की, कॉमेंसलिज्म का ऑपोजिट, लेट मी टेक अ स्लाइड एंड टेल यू अबाउट द सेम। वेट, यस, यहाँ पे देखिए कॉमेंसलिज्म में अगर हम देखें तो ऑर्गेनिज्म ए है ये और ये बी है, तो यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म को हमेशा प्रॉफिट होगा और एक को ना ही प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। लेकिन इसी के अपोजिट अगर मैं बात करूं कि कॉमेंसलिज्म का ऑपोजिट क्या होता है, तो वो होता है अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म में क्या होता है, अमेंसलिज्म में क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म को हमेशा प्रॉफिट होगा, तो अमेंसलिज्म में क्या होगा कि एक ऑर्गेनिज्म को हमेशा हार्म होगा। ओके, हमेशा हार्म होगा, एंड जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होगा उसको ना ही फायदा होगा और ना ही नुकसान होगा, नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म। ओके, एंड द फर्स्ट वन और दी वी कैन से और वन
organism will always be harmed. ओके, तो ये वाली बात हुई। अब अगर मैं बात करूं कि हमारा पैरासिटिज्म क्या है, पैरासिटिज्म के बारे में आप जानते हो, पैरासिटिज्म में हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, पैरासिटिज्म में हमेशा एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बेनिफिटेड होता है और दूसरे को वो हार्म करता है। जबकि अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन में ना ही किसी को फायदा होता है और ना ही किसी को नुकसान होता है। तो कंपटीशन में क्या होता है, हम कह सकते हैं कि अगर किसी सेम हैबिटेट में रहने वाले दो डिफरेंट काइंड के स्पीशीज हों तो उनको क्या चाहिए होगा कि वो सेम रिसोर्सेज के लिए फाइट करेंगे। जहां से हम यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी लगा सकते हैं कि जो वहां पे क्या करेगा, जो वहां पे उन चीजों से, उन सर्कमस्टांसेस से लड़ पाएगा, जो बेस्ट होगा वही सरवाइव करेगा। तो ये कंपटीशन में आ जाते हैं। तो आई होप आपको चारों ऑप्शंस अच्छे से समझ में आए होंगे एंड द बेस्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज म्यूचुअलिज्म। ओके, so here we go for the other question of today's series lecture, that is question number 2 and ये question ये है, कहता है कि PSTD, potato spindle tuber disease causing organism is different from HIV as the former। मतलब PSTD एक डिसीज है जिसका नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। ये जो ऑर्गेनिज्म इसको कोज करता है वो जो HIV का जो कोजल ऑर्गेनिज्म है उससे किस तरह से अलग है। आपके ऑप्शंस हैं कि वो कंटेन करता है RNA, उसमें कोई कैप्सिड नहीं होता, उसमें केवल प्रोटीन होता है, या ऑप्शन A and C बोथ। A is contain RNA and C has only protein। तो आप बताएं, आप सोचें कि क्या है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि वो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, वो वायरस है, वायरॉइड है, विरियन है, वो क्या है जिसके थ्रू PSTD जो है वो कोज होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यही पता होना चाहिए। ओके, ठीक है। आई होप आपने अब तक आंसर सोचा होगा अगर आपको इसके बारे में मालूम होगा। तो PSTD क्या है, PSTD इज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि PSTD किसके थ्रू होता है। तो PST जो होता है यानी पोटैटो के अंदर जो ये ट्यूबर डिसीज होती है कौन कोज करता है। तो इसका रीजन होता है, इसका कोजल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो होता है वायरॉइड्स। ओके, आपने 3 टर्म सुनी होंगी, एक होते हैं वायरस, एक होता है वायरॉइड्स और एक होता है विरियंस। ठीक है, तो होपफुली आपको इन तीनों में डिफरेंस भी मालूम होगा। हमारा क्वेश्चन था कि HIV कोज करने वाले जो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म है उनसे किस तरह से ये जो PSTD कोज करते हैं वो वाले ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है। तो आपको इस क्वेश्चन में इसका आंसर मिल जाएगा कि वायरस जो होते हैं, आपको मालूम है वायरस जो होते हैं वो एक कनेक्टिंग लिंक होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, क्योंकि अगर वो जब तक किसी बॉडी में एंटर नहीं कर जाते वो एक्टिव नहीं होंगे। तो आउटसाइड दी बॉडी वो एक्टिव नहीं है, नॉन एक्टिव है, तो वो क्या रहेंगे, वो नॉन लिविंग रहेंगे। ठीक है, और जब वो किसी बॉडी में एंटर कर जाते हैं दैट इज वो एक्टिवेट हो जाते हैं इन्फेक्ट करने के लिए। और वायरस जो है वो किस किस से मिलके बना होता है, वायरस जो है वो बना होता है RNA कोड से। ठीक है, उसमें न्यूक्लिक एसिड होता है RNA प्लस उसमें क्या होती है, प्रोटीन लेयर्स होती हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड। जो उसकी कवरिंग होती है उसको हम कैप्सिड बोलते हैं। ठीक है, और कैप्सिड की जो यूनिट होती है वो होती है कैप्सोमियर्स। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमें मालूम होना चाहिए कि वायरस जो है वो RNA और प्रोटीन नेम्ड कैप्सिड से मिलके बना होता है। ठीक है, दूसरी चीज वायरॉइड्स की अगर बात करें तो वायरॉइड्स जो होते हैं वो केवल और केवल RNA से बने हुए होते हैं, उनमें केवल और केवल न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, जबकि वहां पे कोई प्रोटीन लेयर, प्रोटीन कोट नहीं होती है, केवल न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। जबकि हम विरियंस की बात करें तो विरियंस जो है वो इन्फेक्टेड पार्टिकल्स होते हैं जिनके अंदर ओनली एंड ओनली प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या, ओनली प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है वायरस, वायरॉइड और विरियंस के बीच में। अब अगर हम HIV की बात करें, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम,
तो वो किसके थ्रू कोज होता है? वो एक वायरस के थ्रू होता है कोज। और अगर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम को टाइम से बॉडी से उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो वो एड्स में कन्वर्ट हो जाता है, एड्स कोज करता है ना, वो एड्स कोज करता है। इसी तरह अगर हम वायरॉइड की बात करें तो वायरॉइड जो है वो एक डिसीज कोज करता है। मतलब जो फर्स्ट वायरॉइड डिसीज जिसका नाम है, मतलब जो फर्स्ट वायरॉइड डिसीज है जो डिस्कवर की गई थी, ओ डाइनर ने उसको डिस्कवर किया था। और वो जो फर्स्ट डिसीज थी जो वायरॉइड के थ्रू कोज की गई या फिर डिस्कवर की गई, उसका नाम था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड डिसीज। ठीक है, वायरॉइड डिसीज। तो इसका पूरा नाम ही ये है। और इसी तरह से हमें मालूम चला कि किस तरह से एचआईवी को कोज करने वाला इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म जो है वो पीएसटीडी को कोज करने वाले कोजल ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है। ओके, होपफुली आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। चलिए, और अगर हम पीएसटीडी की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि पोटैटो की डिफरेंट शेप्स हमें देखने को मिलती है। अगर वो पोटैटो में ट्यूबर हो जाता है और उसकी जो शेप्स होती हैं वो इलोंगेटेड हो जाएगा, वो पतला हो जाएगा, इस तरह की उसमें आपको चीजें देखने को मिलेगी। और ये किसी वायरॉइड के थ्रू होता है जिसका नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन हमने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कम हियर इज कि जिब्रेलिन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। जिब्रेलिन किससे डिस्कवर हुआ है? ठीक है, तो बात करें कि जिब्रेलिन किससे डिस्कवर हुआ है, सबको आंसर शायद मालूम होगा इसका, सब बोलेंगे फंजाई। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कुछ अलग बातें। फंजाई जिसका नाम है, जिसके थ्रू कोज होती है, जिसके थ्रू जिब्रेलिन डिस्कवर्ड हुआ है और क्यों डिस्कवर हुआ है, क्या रीजन है, वो सब डिस्कस करते हैं। बेसिक हम जिसको बोलते हैं कि यहाँ से आपके पॉइंट जो क्लियर होंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि जिब्रेलिन जो है, जिब्रेलिन सब जानते हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। तो जिब्रेलिन, जिसको हम जिब्रेलिक एसिड भी बोलते हैं, है ना, जिब्रेलिक एसिड भी हम इसको बोलते हैं। तो ये जो है किसके थ्रू फाइंड आउट किया गया, डिस्कवर किया गया? तो ये जो है वो एक फंजाई के थ्रू, एक फंजाई से इसको डिराइव किया गया, एक फंजाई में इसका पता लगाया गया, हम कह सकते हैं। उस फंजाई का नाम क्या है? उस फंजाई का नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ओके, ये क्या है? जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ये वाली जो फंजाई है इसमें डिस्कवर किया गया जिब्रेलिन को या जिब्रेलिक एसिड को। और किसने डिस्कवर किया? और सबसे पहले जिब्रेला फ्यूजिकोराई जो है उसको एक अदर नाम से भी जाना जाता है, ऑल्टरनेटिव नेम, जिसका नाम है फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्मिस। आपको ये मालूम होना चाहिए, फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्मिस या फिर जिब्रेला फ्यूजिकोराई हम इसको बोलते हैं। सेकेंड थिंग इज कि इसको किसने डिस्कवर किया? तो इसको डिस्कवर किया या फिर हम कह सकते हैं इसको फर्स्ट रिपोर्ट किया किसने? फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, जिसका नाम है कुशवोहा। क्या है? सॉरी, कुशवोहा नहीं, कुरोशावा। कुरोशावा। ओके, अब किसके अंदर हमें ये देखने को मिला, यानी जब इन्होंने रिपोर्ट किया तो किसके अंदर इसको रिपोर्ट किया? तो इन्होंने ये देखा कि ये क्या है? राइस इन्फेक्टेड, राइस प्लांट्स, फंगल इन्फेक्टेड राइस प्लांट। ठीक है, राइस प्लांट्स के अंदर देखा गया इसको, जो कि फंगल इन्फेक्टेड था। फंगल, कौन सी फंगस की बात हो रही है यहाँ पे, जो हमने पीछे पढ़ी, जिब्रेला फ्यूजिकोराई। उस फंगस के थ्रू राइस प्लांट्स इन्फेक्टेड थे। ओके, और वहां से जिब्रेलिक एसिड का पता चला। क्यों? बिकॉज ये जो फंगस है ये रिस्पॉन्सिबल है जिब्रेलिक एसिड के
रिलीज के लिए, और ये फंगस क्या करती है, जिब्रेलिक एसिड रिलीज करती है। और जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, जिब्रेलिक एसिड प्रमोट करता है, क्या प्रमोट करता है, जिब्रेलिक एसिड प्रमोट करता है इंटरनोडल, जिब्रेलिक एसिड किसको प्रमोट करता है, इंटरनोडल इलोंगेशन को। अब आप बोलोगे मैम ये क्या होता है, तो स्टूडेंट्स इंटरनोडल इलोंगेशन का मतलब होता है, आप जानते हैं नोड्स और इंटरनोड्स के बारे में। सपोज ये कोई स्टेम है और यहाँ पे ये उसकी नोड है, ये भी नोड है, और इस दो नोड्स के बीच का जो रीजन है इसको हम इंटरनोड बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो क्या होता है, ये जो जिब्रेलिक एसिड है जो किसके थ्रू रिलीज हो रहा है, जो रिलीज हो रहा है उस फंगस के थ्रू जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। तो वो क्या करता है जिब्रेलिक एसिड कि यहाँ पे जो इंटर कैलरी मेरिस्टम है, इंटर नोड पे जो इंटर कैलरी मेरिस्टम है, यहाँ पे भी तो स्टेम की ग्रोथ हो रही है और यहाँ पे भी तो इंटर कैलरी मेरिस्टम है, तो वो क्या करता है उसके डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको टारगेट करता है, और उसको टारगेट करके क्या करेगा, इंटरनोड्स को क्या करेगा, इंटरनोड्स को इलोंगेट करेगा, उनकी लेंथ में इंक्रीज करेगा, जिसका रिजल्ट ये होगा कि वहां पे जो लेटरल स्टेम्स हैं उनकी हाइट बढ़ जाएगी और प्लांट्स कुछ इस तरह से हो जाएंगे। सपोज मैं आपको इस तरह से दिखाना चाहूँ, ये स्टेम है और उनकी ये वाली जो ग्रोथ है, ये मेन एक्सेस वाली, ये तो रुक जाएगी, जबकि ये जो उनकी लेटरल स्टेम वाली ग्रोथ है ये बढ़ जाएगी, जिसके थ्रू इनका अपीयरेंस कैसा दिखाई दिया उसको, फुलिश। मतलब जैसे कहते हैं ना कि वो नॉर्मल तो होगा नहीं, जब वो किसी फंगल डिसीज से इन्फेक्टेड है तो वो नॉर्मल तो दिखाई नहीं देगा, तो अजीब दिखाई देगा। तो इसी के बेसिस पे उन्होंने क्या कहा कि ये एक डिसीज का नाम उन्होंने दे दिया कि ये फुलिश सीडलिंग डिसीज है, और इसी को बिकाने डिसीज भी उन्होंने कहा, बिकाने डिसीज। तो बिकाने डिसीज किसमें देखने को मिला हमें, बिकाने डिसीज हमें देखने को मिला राइस प्लांट्स में। किसने इसको बताया, कुरोसावा ने इसको बताया, जो जापान से थे। ओके, फंजाई का नाम क्या है, जिब्रेला फ्यूजिकोराई या फिर फ्यूजेरिया मोनेलिफॉर्मिस। और इस तरह से हमें पता लगा कि राइस प्लांट्स जो है वो लिटरली लेंथ में ग्रो हो जाते हैं, जिसके थ्रू ये डिसीज हमें नाम देती है फुलिश सीडलिंग डिसीज। ओके, तो ये थी कुछ बातें जो रिलेट करती थी जिब्रेलिन की डिस्कवरी से। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होगी। अब आते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसका नाम है नंबर है 4, एंड यहाँ पे बात हो रही है स्टेन्स की। आपको यहाँ पे बताना है, क्या बताना है आपको, यहाँ पे बताना है कि फंजाई को स्टेन करने के लिए या माउंट करने के लिए कौन से स्टेन का यूज किया जाता है। अगर हमें फंजाई को माउंट करना है, स्टेनिंग करनी है फंजाई की, तो हमें कौन से स्टेन का यूज, हम कौन से स्टेन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आते हैं कॉटन ब्लू एंड ग्लिसरीन, ऑप्शन नंबर बी इज सेफ्रोनिन एंड ग्लिसरीन, ऑप्शन नंबर सी इज कॉटन ब्लू एंड लैक्टोफिनॉल, एंड ऑप्शन नंबर डी इज एओसिन एंड लैक्टोफिनॉल। तो थोड़ा सा गैप लीजिए और सोचिए कि क्या ये आंसर आपको आता है या नहीं आता है, और जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो किस तरह के क्वेश्चन है, क्या वो बेसिक है, क्या वो एडवांस है, आपके लिए वो किस लेवल पे लाइक करते हैं, ये आप अपने आप एनालाइज कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, क्या मुझे और इसी तरह के अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। बताएं अभी तक आपने क्या सोचा है या नहीं, बताएं। आप देखिए क्या आप ये क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं। तो देखिए, कॉटन ब्लू एंड ग्लिसरीन, कॉटन ब्लू एंड ग्लिसरीन, सेफ्रोनिन एंड ग्लिसरीन, कॉटन ब्लू एंड लैक्टोफिनॉल, एओसिन एंड लैक्टोफिन। देखिए द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, कॉटन ब्लू एंड लैक्टोफिनॉल, या फिर हम इसको कॉटन ब्लू लैक्टोफिनॉल भी बोल देते हैं सीधे सीधे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम कॉटन ब्लू से फंजाई को स्टेन करेंगे, कॉटन ब्लू क्या करता है, कॉटन ब्लू फंजाई की वॉल किसकी बनी हुई होती है, फंजाई की वॉल हमें मालूम है, फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिनस होती है। तो जब हमें प्रेडिक्ट करना होता है कि यहाँ पे फंजाई प्रेजेंट है या नहीं, तो ये जो कॉटन ब्लू होता है ये क्या करता है, काइटिन को
काइटिन पे इफेक्ट शो करता है, यानी कॉटन ब्लू से हम काइटिन का पता लगा सकते हैं, काइटिनस सेल वॉल का पता लगा सकते हैं। और कॉटन ब्लू रिस्पॉन्सिबल होता है फंजाई के प्रेडिक्शन के लिए, उसकी स्टेनिंग के लिए। लेक्टोफिनोल भी सेम काम करता है। और आपको पता है लेक्टोफिनोल जो है वो बैक्टीरिया को, ऑर्गेनिजम्स को किल करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिनोल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे फिनोल प्रेजेंट होने के कारण ये एक टॉक्सिक इफेक्ट शो करता है ऑर्गेनिजम्स के लिए। और क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स वहां पे मर जाते हैं। कॉटन ब्लू की बात की जाए तो कॉटन ब्लू हमने देखा। इसके अलावा ग्लिसरीन की बात की जाए तो ग्लिसरीन किसकी स्टेनिंग के लिए यूज होता है? तो ग्लिसरीन आपको मालूम होगा अगर आपने ग्राम बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए जो ग्राम स्टेनिंग, यस ग्राम स्टेनिंग वाला जो एक्सपेरिमेंट होता है, अगर आपने वो किया होगा तो आपको मालूम होता है वहां पे ग्लिसरीन का यूज होता है। ठीक है, ग्लिसरीन का यूज होता है, सेफ्रेनिन का यूज भी वहीं पे होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे इओसिन, इओसिन क्या होता है? इओसिन जो होती है वो एक एनायनिक डाई होती है। इओसिन जो होती है वो एक एनायनिक डाई होती है। और ये क्या करती है? ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट जो प्रोटीन्स होते हैं उनको स्टेन करने का काम करती है। क्या काम करती है? ये मैंने क्या बोला? मैंने बताया कि साइटोप्लाज्म जो होता है सेल का, वहां पे जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज ये एनायनिक है, तो एनायनिक होने के कारण ये क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी किसको? जो पॉजिटिव वाले होंगे, केटाइनिक जो होंगे उनको क्या करेगी? केटाइंस को अट्रैक्ट करेगी। तो ये क्या करती है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट जो प्रोटीन्स होते हैं उनको स्टेन करती है। तो बेसिकली हम ये बोलते हैं कि इओसिन जो होती है, और इओसिन जो होती है ना वो पिंक कलर की होती है। इओसिन पिंक कलर की होती है। तो इओसिन जो होती है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट जो स्टेन प्रोटीन्स होते हैं उनको पिंक कलर से स्टेन करती है। इसी तरह हमारे पास एक और डाई होती है जिसका नाम होता है हिमेटोजाइलिन। हिमेटोजाइलिन, ये जो स्टेन डाई होती है ये स्टेन करती है न्यूक्लिक एसिड्स को। ओके, किसको? न्यूक्लिक एसिड्स को स्टेन करती है। ठीक है, तो आपको ये सब याद रखना है। एंड ये पर्पल ब्लू कलर की होती है, या फिर हम कह सकते हैं पर्पल कलर की होती है। तो जब हम स्टेनिंग करेंगे इओसिन से तो वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट प्रोटीन को पिंक कलर से स्टेन करेगी, और न्यूक्लिक एसिड्स जो होंगे वो हिमेटोजाइलिन से स्टेन करने पे पर्पल कलर के होंगे। तो ये है इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम। और यहाँ पे हमने अलग अलग माउंट्स के बारे में पढ़ा, स्टेन्स के बारे में पढ़ा। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको होपफुली ये सब अच्छे लग रहे होंगे। और अगर आपको ऐसी ही टेस्ट सीरीज को अच्छे से हर क्वेश्चन को पढ़ना है और अपनी प्रिपरेशन को बेटर बनाना है तो आप हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा उसका, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। अपने प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे मिल जाएगा प्ले स्टोर पे स्टडी विद पूजा मित्तल ऐप, और आप वहां पे उसको डाउनलोड करके बाकी डिटेल्स वहां से ले सकते हैं मैसेज करके गिवन नंबर पे। ओके, चलिए, our next question is the male gamete of albugo reach to female gamete by। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेल गैमेट के बारे में। हम बात किसकी कर रहे हैं? एल्ब्यूगो की। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एल्ब्यूगो है क्या। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एल्ब्यूगो क्या है। तो मालूम है आपको एल्ब्यूगो क्या है? एल्ब्यूगो का पूरा नाम क्या है? एल्ब्यूगो का पूरा नाम होता है एल्ब्यूगो कैंडिडा। एल्ब्यूगो कैंडिडा। एंड एल्ब्यूगो कैंडिडा जो है वो एक फंजाई है। व्हाट इज इट? एल्ब्यूगो कैंडिडा एक फंजाई है। यस, और पैथोजन है। पैथोजन क्या होता है? प्लांट पैथोजन है, प्लांट को इन्फेक्ट करती है। और प्लांट्स में भी किसको? मेनली क्रूसीफेरी के मेंबर्स को, फैमिली क्रूसीफेरी के मेंबर्स को, जिसमें कैबेज आता है। ओके, आपको कुछ भी याद नहीं तो आप बोलो कैबेज आता है। ठीक है, तो फैमिली क्रूसीफेरी के मेंबर्स को ये इन्फेक्ट करती है। और कौन सी डिसीज कोज करती है? ये डिसीज कोज करती है व्हाइट रस्ट, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफो। ठीक है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। तो एल्ब्यूगो जो है उसका पूरा नाम होता है एल्ब्यूगो कैंडिडा, जो एक फंगस है और किसको इन्फेक्ट करती है? फैमिली क्रूसीफेरी के मेंबर्स को। और जो डिसीज कोज करती है उसका नाम है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर।
ओके आपका क्वेश्चन है कि मेल गैमेट जो होता है एल्ब्यूगो का वो फीमेल गैमेट तक जाता है किसके थ्रू, यानी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है। तो वो पूछ रहा है कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक किस तरह से जाता है। तो यहाँ पे क्या है ऑप्शंस आपके, फ्लैजिला के थ्रू जाता है, फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू जाता है, स्विमिंग के थ्रू जाता है, या कीमोटेक्सिस के थ्रू जाता है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना है तो आप डिटेल में पढ़ें इसको, और आपने पढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली आपने इसका आंसर कर दिया होगा। और आप साथ साथ इन क्वेश्चंस को एनालाइज करें, अपने आंसर्स खुद देखें आप सही कर रहे हैं या नहीं। तो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फर्टिलाइजेशन ट्यूब। ओके फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू मेल गैमेट जो होता है वो फीमेल गैमेट तक जाता है और वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने से क्या होगा कि जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैं उनके क्रोमोसोम्स जो होंगे वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे। दैट मीन्स जब वहां पे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो वो जो वहां पे जाइगोट बनेगा यानी जो फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होगा उसके अंदर क्या होगा, मेल एंड फीमेल बोथ पेरेंट्स से मिलके बनने वाला, उनके क्रोमोसोम से मिलके बनने वाला मटेरियल प्रेजेंट होगा, यानी हम कह सकते हैं ट्रेट्स रहेंगे। ठीक है, और हमें पता है फंजाई के अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जाइगोट के बाद जाइगोट डायरेक्ट क्या करेगा, जाइगोट डायरेक्ट डिवाइड करेगा और स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे एम्ब्रियोजेनेसिस नहीं होती है, फंजाई एम्ब्रियोफाइट्स नहीं होते हैं। अब यहाँ पे आपके पास अदर ऑप्शंस में फ्लैजिला भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो फ्लैजिला में क्या होता है, फ्लैजिला क्या होता है, मोटाइल होते हैं, है ना। फ्लैजिला जो होते हैं वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फ्लैजिला के थ्रू हो सकता है। स्विमिंग यानी अगर पानी में हो तो जो गैमीट्स हैं वो स्विम करके फीमेल तक पहुंचते हैं। और कीमोटेक्सिस क्या होता है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज कीमोटेक्सिस। तो स्टूडेंट्स अगर आपने प्लांट मूवमेंट पढ़ा होगा तो प्लांट मूवमेंट में आपको दो टर्म्स देखने को मिलती है, एक होती है कीमोटेक्सिस और एक होता है कीमोट्रॉपिक। ओके, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। देखिए दो तरह की चीजें होती हैं, लेट मी टेक अ ब्लैंक स्लाइड फॉर दिस। यस, देखिए दो टर्म होती है प्लांट मूवमेंट में, एक होती है कीमोटेक्सिस एंड एक होती है कीमोट्रॉपिक। ठीक है, तो कीमोटेक्सिस में क्या होता है, और ये दोनों ही क्या होते हैं, कीमोटेक्सिस और कीमोट्रॉपिक। यहाँ पे क्या होता है, पैराटोनिक मूवमेंट होता है। पैराटोनिक मूवमेंट में क्या होता है, जब कोई एक्सटर्नल स्टिम्युलाई मिले तो एक्सटर्नल स्टिम्युलाई के रिस्पॉन्स में चीजों का होना। ठीक है, पैराटोनिक मूवमेंट है। पैराटोनिक मूवमेंट के लिए हमेशा एक्सटर्नल स्टिम्युलाई की जरूरत होती है। ठीक है, पैराटोनिक मूवमेंट में मैंने क्या बोला, हमेशा एक्सटर्नल स्टिम्युलाई की जरूरत होती है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, कीमोटेक्सिस, टेक्सिस एंड कीमोट्रोपिक। ठीक है, अगर मैं कीमोटेक्सिज्म की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, कीमो से आप देखिए कीमो एंड कीमो दोनों में ही। तो कीमोटेक्सिस क्या होती है, कीमो यानी एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या रहेगा, केमिकल रहेगा। यहाँ पे भी कीमोट्रोपिक की बात करूं तो एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या रहेगा, केमिकल रहेगा। तो डिफरेंस कहाँ आता है, टेक्सिस एंड ट्रोपिक में। टेक्सिस में क्या होगा कि टेक्सिस होता है मूवमेंट या लोकोमोशन लाइट के रिस्पॉन्स में, सॉरी केमिकल की बात करें तो केमिकल के रिस्पॉन्स में। तो कीमोटेक्सिस, टेक्सिस में क्या होगा, लोकोमोशन इन रिस्पॉन्स टू, locomotion in response to chemical। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, जब हम ट्रॉपिक की बात करें तो ट्रॉपिक के केस में यहाँ पे होगा मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। ट्रॉपिज्म होता है मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, यानी केवल बेंडिंग होगी यहाँ पे, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर मीन्स बेंडिंग, यानी यहाँ पे लोकोमोशन नहीं हो रहा है। आप दो टर्म देखिए, यहाँ पे लोकोमोशन लिखा है, यहाँ मूवमेंट लिखा है। लोकोमोशन होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, मूवमेंट होता है अगर मैं एक जगह बैठे बैठे हाथ हिला दूं, केवल ये कर्सर हिला रहा है, दैट इज, अगर मैं इस तरह से इसको हिला रही हूँ दैट इज मूवमेंट कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ लेके जाती हूँ दैट मीन्स लोकोमोशन।
दैट मीन्स लोकोमोशन। ओके, तो ये वाली एक बात है। तो अब देखिए कीमोटैक्सिस में क्या होगा, लोकोमोशन रिस्पॉन्स टू केमिकल। यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि एंथेरोजोइड्स जो हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं, सॉरी एंथेरोजोइड्स लोकोमोशन कर रहे हैं किसकी तरफ, जो फीमेल गैमेट है, जो एग है उसकी तरफ लोकोमोशन कर रहे हैं। आप बोलोगे मैम लोकोमोशन कैसे है वो, क्योंकि फीमेल गैमेट जो है वो केमिकल सिक्रीट करती है, केमिकल रिलीज करती है जिसके थ्रू एंथ्रोजोइड्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, देन दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ कीमोटैक्सिस। लेकिन कीमोट्रॉपिक क्या होगा, पोलन ट्यूब, ये जो पोलन ट्यूब होती है जब ये ओवरी तक जाती है तो ये क्या करती है, ये मूवमेंट करती है, ये लोकोमोशन नहीं करती, ये मूवमेंट होता है। ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना। जब मैंने बोला एंथेरोजोइड्स जो हैं वो फीमेल गैमेट की तरफ जा रहे हैं, एंथेरोजोइड्स हमेशा मोटाइल होते हैं, तो वो फीमेल गैमेट की तरफ जा रहे हैं तो वो लोकोमोशन करके जाते हैं, दैट इज कीमोटैक्सिस। ठीक है, दैट इज कीमोटैक्सिस। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ कि पोलन ट्यूब ओवरी की तरफ जा रही है, ये भी मूवमेंट होता है, ये मूवमेंट होता है। ओके, तो ये होगा कीमोट्रोपिज्म, जिसमें केमिकल की वजह से ये जो पोलन ट्यूब है ये मूवमेंट करती है ओवरी की तरफ। ठीक है, वो केमिकल अट्रैक्ट करता है उसको। ओके, जिसकी वजह से पोलन ट्यूब जो है वो ओवरी तक पहुंच पाती है मेल गैमेट्स को लेके। दिस इज कीमोट्रोपिज्म। आई होप आपको दोनों टर्म अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्लांट मूवमेंट के पर्पज से कि कीमोटैक्सिज्म और कीमोट्रोपिज्म क्या है। तो the question here is answer is fertilization tube। बोलोगे मैम कीमोटैक्सिस क्यों नहीं कहा, बिकॉज प्लांट मूवमेंट की बात नहीं हो रही है, सिंपली एल्ब्यूगो किस तरह से जाता है ये पूछा गया है, तो वो फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू जाता है। So this is all for today, and these are the 5 questions that we have discussed in detail. I hope आपको समझ में आए होंगे ये सभी questions, and हमने बहुत छोटा lecture रखा है आपका टाइम देखते हुए कि आपको ज़्यादा टाइम ना लेना पड़े इन चीज़ों को करते हुए, आपको पता लगा होगा कि आपने क्या किया है क्या नहीं। एंड दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। बॉर्डिक्स मिक्सचर के बारे में जो एक फंजाइसाइड है इसको किसने डिस्कवर किया था, और उम्मीद है आप ये सेक्शन देखेंगे तो आप कमेंट में इसका आंसर जरूर कीजिए, जितना भी पॉसिबल आपको डिटेल इसके बारे में मालूम है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस। नाउ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट डिटेल कि हमारे यहाँ पे WPM क्लासेस पे कुछ कोर्सेज जो हैं 2024 के लिए लॉन्च हो चुके हैं। ओके, और वो जो हमारी कोर्सेज हैं यहाँ पे लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी सबके लिए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सुप्रीम बैच 2024 के लिए जो है वो आपके लिए आया है, और इसमें आपको सब डिटेल्स में मिलेंगे, सब नोट्स एंड लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड सेशन। इसके अलावा ये देखिए, आप देख सकते हैं जूलॉजी, लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी ये सबके लिए है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं अगर आपको सिंपली केवल जनरल एप्टीट्यूड के लिए लेना है तो आप ये लिख सकते हैं, यहाँ पे 399 में अवेलेबल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है यहाँ पे, और 1 मंथ ट्रायल के लिए भी हैं ये कोर्सेज। 1 मंथ ट्रायल आप देख सकते हैं यहाँ पे 1699 एंड 999, आप इस तरह से देख सकते हैं। और ये देखिए जूलॉजी की टेस्ट सीरीज है, लाइफ साइंस की टेस्ट सीरीज है, बॉटनी की, और इसके अलावा आपके लिए जनरल एप्टीट्यूड की जो है टेस्ट सीरीज यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आपको इन सब में से कुछ भी ज्वाइन करना है, आपको फुल कोर्स लेना है, तो आप वही आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स वगैरह भी मिल जाएंगे, और आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, और आपको जो नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको जो डिटेल्स चाहिए आप फर्दर क्वेरी में लिंक पे जाएं और सब चीज़ें देखें, आपको सब चीज़ें अवेलेबल होंगी। फुल सपोर्ट एंड फुल हर तरह का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। रेस्ट इज योर चॉइस, आप अच्छे से पढ़िए और अपना एग्जाम क्रैक कीजिए, अपने एग्जाम्स को देखिए आप कहाँ पे हैं। आई होप आपका ये आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है देन मस्ट सपोर्ट, एंड थैंक यू एवरीवन, बाय, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।